सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और सेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। प्यारे बच्चों जो भी इसके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर करिए। एक एक बात को समझिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसकी एक एक बात को समझिए। और जब भी आपका प्री बोर्ड जो भी पेपर है, बोर्ड है, प्री बोर्ड है, उनमें इन बातों को अप्लाई करिए और आपका जितना भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसी क्रम में 2018 का सेट HX सेट प्यारे बच्चों में लेके आया हूं। क्या है इसका पहला प्रश्न, देखिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि कॉस स्क्वायर ठीक है ना, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई है। क्या दिया गया है कि दिया है कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो क्या पूछा है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कहेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक मैंने आपको सर्वसमिका लिखाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब हमारे पास मान किसका है, कॉस स्क्वायर ए का मान हमारे पास है कितना है, 1/2। तो चलिए साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे ही रखेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है, 1/2, वो पुट कर देंगे, बराबर कितना है, 1 है। हमको मान चाहिए साइन स्क्वायर ए का, तो जो धन के 1/2 हैं हम उसको पक्षांतर कर देंगे, ऋण के 1/2 बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर ए बराबर, पहचानिए इसके अपोन में है, कहीं इसके अपोन में है नहीं, और बीच में किसका चिन्ह है, ऋण का। तो 2 कहाँ जाएंगे, 1 के पास, 2 1 कम 2, ऋण 1 पूरे के बटे 2। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा, 1/2। विकल्प बी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्या दिया है, क्या पूछा है, बिल्कुल लास्ट तक प्रश्न पर फोकस किया करिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए दिया था, साइन स्क्वायर ए पूछा था, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, फार्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको इसका आंसर आता हो प्यारे बच्चों, कमेंट कंटिन्यू करते रहिएगा, मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। आपसे कह रहा है जो आंकड़े दिए गए हैं उनका बहुलक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पद सबसे ज्यादा बार है, चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, जो पद सबसे ज्यादा बार है आप पहचानिए। देख लीजिए, आप देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, 25 जो है वो 3 बार है, 19 जो है वो 2 बार है, ठीक है। 18 जो है वो 1 बार है, 36 जो है वो भी आपका 1 बार है, बट 38 सबसे ज्यादा बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 38। तो आप कहेंगे पद कौन सा, 38 की बारंबारता, पद 38 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, ठीक है। पद 38 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक कौन होगा, 38 होगा। जो पद सबसे ज्यादा बार होगा वही आपका प्यारे बच्चों बहुलक कहलाएगा। तो पद 38 सबसे ज्यादा बार है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, यदि मीन्स दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है, सुनिए ध्यान से। दिया है साइन थीटा का मान 15/17, दिया है साइन थीटा का मान आपको 15/17 दिया गया है। साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जो ठीक है किसी भी त्रिभुज में जो साइन होता है वो एक समकोण त्रिभुज में ही लगता है, और समकोण त्रिभुज में ठीक है साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो फाइनली लंब जो है वो 15 है, कर्ण जो है वो 17 है। चेक कर लीजिए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आपका 15 और कर्ण हो गया आपका 17,
और लंब कर्ण आपको पता है, इसकी सहायता से हम आधार को निकालेंगे। अब आधार क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कॉट, क्या पूछा है? कॉट। और देख लीजिए लाल बटे कक्का में जो कॉट होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो जब तक आपको आधार नहीं मिल पाएगा तब तक आप कॉट स्क्वायर का मान भी नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे, कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 17 का वर्ग, लंब कितना है? 15 का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए 17 का वर्ग हो गया 289, 15 का वर्ग हो गया 225 धन आधार वर्ग। चलिए आधार वर्ग को हम ही रहने देंगे और 289 की तरफ धन का 225 ले जाएंगे, ऋण का 225 हो जाएगा। बताइए 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6 बराबर आधार वर्ग। वर्ग हटेगा, वर्गमूल चढ़ेगा। चलिए 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। साइन थीटा दिया गया था 15/17, यानी साइन लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, उसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया? आधार निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय लगा के। और पूछा क्या है आपसे? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों कॉट थीटा का मान क्या है वो चेक कर लेते हैं। देख लीजिए कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा अभी मैंने बताया कॉट होता क्या है? आधार बटे लंब। बताइए आधार कितना आया? 8, लंब कितना था? 15, तो ये कितना आ गया? 8/15 आ गया। कॉट का मान हमसे पूछा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान कितना है? 8/15 है, उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225, तो फाइनली 64/225 आपका विकल्प बी जो है वो प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिए लंब कर्ण, साइन क्या है? लंब कर्ण है, आधार निकाल लिया, कॉट का वर्ग पूछा है, तो कॉट का मान क्या होगा? ठीक है, आधार बटे लंब। आधार कितना आया? 8, लंब कितना है? 15, और चूंकि कॉट वर्ग थीटा पूछा है तो कॉट थीटा का होल वर्ग कर देंगे। कॉट थीटा का मान कितना है? 8/15 का होल वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। बढ़ते हैं अगले, ठीक है, प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों अगला प्रश्न? प्रश्न संख्या 4। अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्यारे बच्चों कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। मैं आपके हर एक कमेंट को प्यारे बच्चों वॉच कर रहा हूं और आपको रिप्लाई भी देता रहूंगा। चलिए क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है सम्मुख चित्र में यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 5 हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 और 5 हैं, तो मैं आपको बता दूं संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि इसी केंद्र पर ये वृत्त बना है और इसी केंद्र पर अगला वृत्त बना है। मतलब एक ही केंद्र वाले कई सारे जो वृत्त आप खींचेंगे, जैसे आपने 4 त्रिज्या भरी वृत्त खींच लिया, आपने 5 त्रिज्या भरी और उसी पर ही प्रकाल की नोक, उसी के केंद्र पर अगर आप प्रकाल की नोक रख के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसी केंद्र पर अगर आप 4 त्रिज्या भरकर वृत्त खींचते हैं, इसी केंद्र पर अगर आप 5 त्रिज्या भरकर अगर वृत्त खींचते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात समझाने चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी को मालूम है कि स्पर्शी, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए छोटे वाले वृत्त, देखिए त्रिज्याएं 4 और 5 है। देख लीजिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 हो गई। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ये देखिए केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है 4, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है 5। अब कह रहा है तो एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई, आपको एक वृत्त है चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कौन सा वृत्त है अभी आप पढ़ेंगे, तो एक वृत्त की उस जीवा की आपको लंबाई बतानी है। ये प्यारे बच्चों इस बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई आपको बतानी है जो कि दूसरे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए बी है वो बड़े वृत्त की जीवा है, ए बी जो है वो बड़े वृत्त की तो जीवा है, और प्यारे बच्चों छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। चेक कर लीजिए बड़े वृत्त की ए बी जीवा जरूर है लेकिन वो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है।
तो वही कह रहा है उस वृत्त की जीवा की लंबाई, उस वृत्त की जीवा की लंबाई जो कि दूसरे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो आप देखें तो बड़े वृत्त की, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, ये बड़े वृत्त की जीवा जरूर है लेकिन छोटे वृत्त को क्या कर रही है प्यारे बच्चों, स्पर्श कर रही है। देख लीजिए छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो वही तो कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ये देख लीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो सभी को मालूम है कि स्पर्शी, अब कैसे निकालेंगे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी फाइनली हमसे ए बी की माप पूछ रहा है। देखो तो एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा कौन है, ए बी, इस जीवा ए बी की लंबाई हमें बतानी है जो कि इस वृत्त को क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, यानी हमें ए बी की माप बतानी है। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम कहेंगे स्पर्शी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ छोटे वाले वृत्त में अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्पर्शी है छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त की कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है, टच करती हुई जा रही है। तो छोटे वाले वृत्त की ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, इस पर ये प्यारे बच्चों क्या होगी, लंब होगी। अब जब लंब होगी तो चलिए हमने केंद्र को O मान लिया, ठीक है। अब एक त्रिभुज हो गया OPB, कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, प्यारे बच्चों अब आप सोच रहे हो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या लाभ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप 90 के सामने की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो हमें पीबी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पीबी। और हमको क्या चाहिए, ए बी। कह रहा था वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये वृत्त की उस जीवा की लंबाई है जो दूसरे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, दूसरे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो फाइनली जब हम पी भी निकाल लेंगे तो हम ए बी भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी हम बताते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, 90 के सामने कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा, ये कितनी है, 4 का वर्ग, धन ये कितनी है, पी बी का वर्ग। बताइए 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 4 का वर्ग 16, पक्षांतर कर दो, ऋण 16 बराबर पी बी वर्ग। तो बताइए पी बी वर्ग कितना आया, 9, वर्ग हटे तो वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। 9 का वर्गमूल क्या आ गया, 3 आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही हमको पी बी का मान 3 मिल गया तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चलिए एक प्रमेय अगली फिर सुनिए। केंद्र से जीवा पर डाला गया, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बताइए ये केंद्र है, ये जीवा है, इस पर ये लंब डला है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब ये पता चल गया जितना पीबी है उतना ही एपी है। अगर केंद्र से कभी भी जीवा पर लंब पड़ा हो, लंब पड़ा है प्यारे बच्चों, ठीक है, लंब पड़ा है तो ये आधा आधा कर देता है। क्या कर देता, आधा आधा, जितना भागिए उतना भागिए। तो आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए क्या, ए बी। आपको क्या चाहिए था, जीवा की लंबाई ए बी चाहिए था। ए बी अगर आपको चाहिए है और अगर जितना ये है उतना ये है तो आप कह दीजिए इसका डबल कर दीजिए तो आपको ए बी मिल जाएगा। लेकिन ए पी तो आपके पास है नहीं, पी बी है आपके पास। क्या है प्यारे बच्चों, पी बी है। तो पी बी का आप डबल कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, दूना कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए बी। तो आप कहेंगे ए बी अगर आपको चाहिए, पूरा ये चाहिए, तो जितना ये उतना ये है तो आप ट्वाइस कर दीजिए किसका, पी बी का। ट्वाइस पी बी, दुगना पी बी, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। फाइनली विकल्प बी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसका आंसर आता हो कमेंट करते रहिए प्यारे बच्चों, मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूं कमेंट को। चलिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ऋण 5,8 से होकर जाने वाली
तथा वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। मैं आपको बता दूं, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, बिल्कुल नया प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने अभी तक ये प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा। कह रहा है इस बिंदु से होकर जाने वाली वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो आप कहेंगे वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण याद रखिएगा। अगर आपसे वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो आप x बराबर बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा? x बराबर, देख लीजिए, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर कितना है? ऋण 5। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछे तो x बराबर बोल देना। इस बिंदु पर x का मान कितना है? ऋण 5 है, तो x बराबर ऋण 5। और अगर यहीं आपसे, देखिए क्वेश्चन और बना रहा हूं मैं, यहीं आपसे कहता x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, अगर आपसे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछता तो आप y बराबर लिख देना, y बराबर (8). देख लीजिए, दोनों बातों को अच्छे समझ लीजिए, 2 पॉइंट आ गए। ऋण 5,8 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब है y का मान, y अक्ष से दूरी का मतलब है x का मान। ये तो दूरी वाली बात थी। अब एक नया लेटेस्ट प्रश्न आया है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो जब भी आपसे कभी भी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो आप लिख देना, वाई अक्ष के समांतर पूछ रहा है तो आप x बराबर ऋण 5 लिख देना। और अगर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछे तो y बराबर (8) लिख देना। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो याद कर लीजिए, किसी बिंदु से होकर जाने वाली तथा वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर ऋण 5। ये चाहे धन हो, ये चाहे ऋण हो, आप लिख सकते हैं, लेकिन दूरी वाले में ऋण वाले को नहीं लिखना है, वो पॉइंट छोड़कर चलना है। अगर धन वाला मिले तो ही आंसर देना, नहीं तो कह देना इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर ऋण 5, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर (8). चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल न्यू है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल न्यू आया है आपके सामने। चलिए, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर ऋण 5। चलिए, ये हो गया समीकरण। और थोड़ा और सुधार करना चाहो, देखो ये आंसर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा होगा, ऋण 5 इधर आएगा, धन 5 बराबर 0, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो देख लीजिएगा किस रूप में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इस पर पूरा फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं। त्रिज्या कितनी दे रहा है? 4 सेंटीमीटर। कोण कितना दे रहा है? 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। बताइए, पाई के पदों में तो है नहीं, तो चलिए पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। जो भाग में 7 आ रहा है उसको हम हर के साथ गुणा में लिख देंगे। देखिए पाई 22, भाग में जो 7 आ रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान बोलो 4, आर पे घात 2 है तो 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, गुणे थीटा कितना है 30, और भाग में कितना चल रहा है 360 चल रहा है, भाग में कितना चल रहा है 360, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 4, तो 4 का 2 बार गुणा, थीटा कितना है 30/360। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट देंगे कितने बार? 12 बार। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। फाइनली 22 शको हुआ 88 और 7 तिहाई हुआ 21। चलिए 21 से भाग लगाते हैं, 21 चको 84, कितना बचा 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 21 एकम 21, कितना बचा 9, दशमलव लगा है, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, सॉरी गलती हो रही है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 21 चको 84, कितना बचा 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 40 हो गए। 21 एकम 21, कितने बचे 19 बचे, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा 190 हो जाएंगे। 21 निम्मा 190
89, तो फाइनली 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि विकल्प आपका ए प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न संख्या 7। कह रहा एक अर्धगोलीय प्याले, सभी प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये एक अर्धगोलीय प्याला है, ये एक अर्धगोलीय प्याला है। कह रहा एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है प्यारे बच्चों। एक अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है। तो आप क्या कहेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है, ठीक है, जिसका व्यास 6.3 है। चेक करिए प्यारे बच्चों, व्यास दिया है 6.3। तो अगर व्यास 6.3 है तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6.3/2। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6.3/2। चलिए, चूंकि दशमलव में ही पूछा है तो इसे ऐसे ही बने रहने देंगे और बढ़ेंगे आगे। कह रहा एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आ सकता है। तो सभी को मैंने अभी बताया किसी अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है। तो चलिए निकालने जा रहा हूं पानी का आयतन। क्या निकाल रहा हूं, पानी का आयतन। ठीक है, किसी अर्धगोलीय प्याले में जो पानी का आयतन होगा, ठीक है, वो अर्धगोलीय प्याले में पानी का जो आयतन होगा, तो अर्धगोले का आयतन लगा देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए 2/3 को ऐसे ही रहने देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 6.3/2 है। तो 6.3/2 का कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार। 6.3/2, 6.3/2, 6.3/2। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि ये अर्धगोलीय प्याला है तो अर्धगोलीय प्याले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। किसी भी अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आएगा। तो पानी का आयतन निकाला हमने 2/3 पाई आर क्यूब। बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 से कटिंग करेंगे, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 11 बार। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0.3 एकम 3। फिर देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 6 में भाग नहीं जा रहा, 6 और 3 को 7 में लेने से पहले क्या आ गया, दशमलव। 6 पे 3 63, 7 निम 63। ठीक है, अब 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 2 को ऐसे ही बने रहने देंगे, 2 से लगा देंगे भाग। तो 11 गुणे 2.1 किया पहले हमने, देख लीजिए 2.1 × 11। तो 11 एकम 11 की 1 हासिल लगी 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया, 23। और बताओ कितने के बाद, दशमलव 1 के बाद, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, गुणा में हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 के बाद है, यहाँ 1 के भी बाद नहीं है, तो फाइनली गुणनफल में पीछे से 1 के बाद दशमलव। इनका गुणा हो गया। अब हम गुणा करेंगे 0.9 का। करिए, 9 एकम 9, 9 तिहाई 27 की 7, 9 एकम 9, 9 तिहाई 27 की 7 हासिल लगी 2, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 तिहाई 27, 7 हासिल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया, 20। और देखो 1 के बाद 1 के बाद कितने के बाद, 2 के बाद दशमलव। अभी कितना और बचा है, 6.3 का भी गुणा बचा है। तो कर दीजिए, 3 निम 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2, 3 0 0 और 2 2 और 3 दूनी 6, 6 निम्मा 54 की 4 हासिल लगी 5, 6 निम्मा 54 की 4 हासिल लगी 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 6 सत्ते 42 और 5 47 की 7 हासिल लगी 4, 6 0 0 और 4 4 और 6 दूनी 12। चलिए काउंट जोड़ लेते हैं, 7 4 3 7, 7 2 9, 6 4 10 की 0, 2 और 1 3 और ये 1। चलिए 2 के बाद और 1 के बाद कितने के बाद, दशमलव 3 के बाद। फाइनली हमें 130.977 में कितने से भाग लगाना है, 2 से। लगा दीजिए 2 से भाग, 2 6 12। ठीक है, कितना बचा, 1। क्या उतारा, 0। 2 पंचे 10, पूरा पूरा कैंसिल। अगली संख्या उतारने से पहले दशमलव आ गया, उसको यहाँ लिख देंगे, 9 को उतार लेंगे, 2 चक्को 8। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, कितना बचा, 1। ठीक है, कितना बचा, 1। क्या उतारा हमने लिया, 7 का, 2 अट्ठे, देख लीजिए 16, 17 थे 16 हो गए, कितना बचा, 1।
फिर क्या उतारा लेंगे 7 का, 2 अट्ठे 16। तो हम देख रहे हैं कि तीसरा स्थान दूसरे से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तीसरा स्थान 5 से तो ज़्यादा है। तो यहाँ का ये स्थान खत्म कर देंगे और 65 यहाँ 4 और 8 के यहाँ क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो 65.49 है वो आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर है, जो कि विकल्प ए है। देख लीजिए, समझ लीजिए, एक अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है। एक अर्धगोलीय प्याले में उसके आयतन के बराबर पानी आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 क्या है? आंकड़ों 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य दिया गया है। कितना? 5। तो कह रहा x का मान होगा, चलिए पद दिए गए हैं 3, 4, 6 और x, उनका माध्य दिया गया 5। तो x का मान पूछा है, लगा दीजिए। माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। बढ़ते हैं आगे। माध्य बराबर, पहचानिए, पदों का योग करने जा रहे हैं, ठीक है। माध्य कितना दिया गया है? 5। माध्य के नीचे लिख दिया हमने 5। पदों का योग करिए, 3 धन 4 धन 6 धन x, पदों का योग हो गया, बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4। पदों की संख्या 4 है। तो चलिए 5 बराबर 4, 3, 7, 6, 13 धन x बटे 4, बटे में 1 मानेंगे। ये भी पूरे के बटे है, ये भी पूरे के बटे है, उनके बीच बराबर का चिन्ह है, कैंची गुणा कर देंगे। 13 धन x का 1 में गुणा 13 धन x बराबर 5 चक्को 20। x बराबर 20 की तरफ धन 13 ले जाएंगे, ऋण 13। तो x का मान कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। तो फाइनली विकल्प सी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य दिया था, पुट कर दिया, पदों का योग कर दिया, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है। इनको जोड़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x का प्यारे बच्चों मान निकाल लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 1 ऋण 1 ऋण 3 का अगला पद होगा। चलिए मैं आपको अगला पद बताता हूं। अगला पद देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अगला पद पूछ रहा है, यानी 5वां पद पूछ रहा है। 5वां पद होता है a + 4d। तो चलिए a का मान कितना है? a है आपका प्रथम पद 3, और d का मान कितना है? दूसरे पद को ज्यों का त्यों, दूसरे पद को ज्यों का त्यों, पहले का चिन्ह बदल दो। धन 3 का क्या हो जाएगा? ऋण 3। कितना बचा प्यारे बच्चों? ऋण के 2। तो a का मान है धन 3 धन 4 गुणे d का मान कितना है? ऋण 2। चलिए तो 3 को ऐसे ही रखेंगे, धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8। तो फाइनली प्यारे बच्चों कितना बचा? ऋण 5। और विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला पद पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला पद 5वां पद पूछा है। 5वां पद होता है a + 4d। a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, फाइनली 5वां पद निकाल लिया, ऋण 5। विकल्प बी आपका राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा 525 और 3000, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो केवल 3 से भी दोनों जा रही हैं, 5 से भी दोनों जा रही हैं, 15 से भी दोनों जा रही हैं। भाग लगा के देख लीजिए, 3 से भी दोनों में भाग जा रहा है, 5 से भी दोनों में भाग जा रहा है, 15 से भी दोनों में भाग जा रहा है, 25 से भी दोनों में भाग जा रहा है, और 75 से भी दोनों में भाग जा रहा है। लिखा इससे विभाज्य हैं। ये दोनों संख्याएं केवल 3 से भी विभाज्य हैं, 5 से भी विभाज्य हैं, 15 से भी विभाज्य हैं, 25 से भी विभाज्य हैं, 75 से भी विभाज्य हैं। तो HCF होगा, HCF। बताइए, बहुत ध्यान समझना, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित होती हैं, 5 से भी विभाजित होती हैं, 15 से भी विभाजित होती हैं, 25 से भी विभाजित होती हैं, 75 से भी विभाजित होती हैं। और हमें जो लेना है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 75, जिससे इन दोनों में भाग जा रहा है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन है? 75। तो प्यारे बच्चों विकल्प जो आपका ए है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों संख्याएं 3 से भी विभाजित हो रही हैं, 5 से भी हो रही हैं, 15 से भी हो रही हैं, ठीक है, 25 से भी हो रही हैं, 75 से भी हो रही हैं। तो हमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा मिलेगा? 75 मिलेगा, बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, तो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है? 75। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 75। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं, जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं प्यारे बच्चों, जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो उसका प्रतिदर समष्टि सुन लीजिए, 1 1 1 2। बहुत अच्छे से लिखना सीखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। आगे बढ़ेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब हम दो पासे को एक साथ फेंकें, चाहे एक पासे को दो बार फेंकें, इनका प्रतिदर समष्टि यही रहता है। एक पासे को दो बार फेंको, चाहे दो पासे को एक बार फेंको, प्रतिदर्श समष्टि यही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है कि एक दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। जब हमने दो पासों को एक साथ फेंक दिया तो अब बताइए क्या कह रहा है, तो दोनों में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दोनों में अभाज्य आए, दोनों में अभाज्य। देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, 2 एक अभाज्य संख्या होती है, 3 एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, 5 एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है 7 यहाँ है भी नहीं। तो बस ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5, और दोनों में अभाज्य आए। देख लीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ तक दोनों में अभाज्य संख्या आई नहीं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती नहीं है। दोनों में अभाज्य मिले, देखो 2 1 एक अभाज्य होती नहीं, 2 2 देख लो दोनों में अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 2 3 ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 2 4 दोनों अभाज्य नहीं है, 2 5 दोनों अभाज्य है, 2 6 अभाज्य दोनों अभाज्य नहीं है, 3 1 एक अभाज्य होती नहीं है, 3 2 देखो दोनों अभाज्य हैं, देखते हैं ना, 3 3 दोनों अभाज्य हैं, 3 तो अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, 3 5 दोनों अभाज्य हैं, 3 तो अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, 4 1 4 तो अभाज्य है बट सॉरी 4 भी अभाज्य नहीं है और एक भी अभाज्य नहीं है, 4 2 ठीक है, 4 अभाज्य नहीं है, 2 जरूर अभाज्य है, 4 3 ये भी नहीं है, 4 5 भी नहीं, 4 ठीक है 6 दोनों पर अभाज्य चाहिए, 5 1 एक अभाज्य नहीं है, 5 2 ये देखो ये अभाज्य मिल गया, दोनों अभाज्य हैं, 5 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है। आगे बढ़ेंगे, 5 3 ये भी है, फिर 5 4 में 5 तो अभाज्य है बट 4 अभाज्य नहीं है, 5 5 ये देखो दोनों अभाज्य हैं, 5 6 में 5 अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, 6 1 में ठीक है दोनों ही अभाज्य नहीं है, 6 2 में 6 2 तो अभाज्य है बट 6 अभाज्य नहीं है, 6 3 में 6 अभाज्य है और 3 अभाज्य है। तो आपको दोनों पर अभाज्य चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चेक कर लो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7 8 9, कितने आए 9, ठीक है, और कुल कितने हैं 36, ठीक है, कुल कितने हैं 36, कुल कितने हैं 36। चेक कर लीजिए, ठीक है, कितने आए, दोनों पर अभाज्य कितने आए 9, तो प्रायिकता क्या बनेगी, कुल कितने हैं 36, और बताओ अभाज्य संख्या, दोनों पर अभाज्य संख्या, ये देख लीजिए दोनों पर अभाज्य, ये देखिए प्यारे बच्चों 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 ठीक है, फिर 4 5 2 5 3 5 5 दोनों पर अभाज्य, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36, 9 एकम 9, 9 चौको 36, कितना आंसर आ गया 1/4। विकल्प डी प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, राइट हो गया, विकल्प डी आपका राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हैं बेलन के
आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है, आधार का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपको दिया है, कितना दिया गया है 9 पाई, कितना दिया है 9 पाई। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। बताइए आधार का क्षेत्रफल, सभी को मालूम है कि जो बेलन होता है उसका आधार प्यारे बच्चों कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। इधर भी एक पद इधर भी एक पद, पाई से पाई कट गए, वर्ग हटे तो वर्गमूल 9। आर का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया। फाइनली जैसे ही आर का मान आपको 3 मिल गया, आपसे पूछ रहा था आधार का व्यास, हमने जो निकाला है वो आधार की प्यारे बच्चों क्या है, ये त्रिज्या आई है। आर क्या है, त्रिज्या। पूछा क्या है, आधार का व्यास। तो आधार का व्यास, बताइए आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। मैंने आपसे एक ही बात कही, प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छे से पढ़िएगा। त्रिज्या पूछी है कि व्यास पूछा है, कोई प्रश्न आप पढ़ के गए बिल्कुल वैसा ही आ गया तो ये मत सोचिएगा कि वही प्रश्न है। अभी इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें त्रिज्या पूछी थी, बट यहाँ पर आधार का व्यास पूछ दिया। तो व्यास होता है 2r, r कितना है 3, तो 2/3 6 सेंटीमीटर। फाइनली प्यारे बच्चों आपका विकल्प डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आधार का व्यास पूछा है तो व्यास को दुगना करना पड़ेगा, व्यास होता है 2r। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो आपको चाप की लंबाई बतानी। ये देखिए कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये देखिए 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक जो चाप है वो केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई बताइए, ये पूछ रहा है आपसे, चाप की लंबाई। तो आप कहेंगे चाप की लंबाई, मैंने फार्मूला आपको बताया था, अगर आपको कोण दिया जाए, आपको त्रिज्या दी जाए, तो चाप की लंबाई का फार्मूला है 2 पाई आर थीटा बटे 360 अंश। तो 2 को ऐसे रखेंगे, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान कितना है 21, थीटा कितना है 60/360। चलिए 7×3 21, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2। फाइनली कितना आया 22 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई है और लंबाई प्यारे बच्चों इकाई मात्रक होती है। चलिए चाप की लंबाई का फार्मूला है 2 पाई आर थीटा बटे 360 अंश। अगर आपको त्रिज्या दी जाए, अगर आपको कोण दिया जाए तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 अंश। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी भूमि है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब निचले सिरे से कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। चेक कर लीजिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये देख लीजिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। चलिए ये आपका A है, ये आपका B है, इसको हमने कह दिया C। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, चूंकि सभी को मालूम है मीनार कैसी होती है, लंबवत होती है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने लंब हमसे पूछ रहा है, आधार हमको दिया है। लंब आधार प्यारे बच्चों किस में आते हैं, tan में आते हैं। लगा दीजिए tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब बोलिए कितना है AB, आधार बोलिए कितना है BC। tan 30 अंश, 30 अंश का मान होता है 1/3, AB का मान h और BC का मान 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 3 का h में गुणा वर्गमूल 3h
और 30 का 1 में गुणा 30 एकम 30, क्योंकि ये भी पूरे के बटे है, ये भी पूरे के बटे है और बीच में बराबर का चिन्ह है। जब दो भिन्न पूरे के बटे हों, उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो कैंची गुणा कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। h बराबर वर्गमूल 3 गुणा से कहाँ चला गया, भाग में चला गया। हर का परमेकरण कर देंगे, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 का भाग। हर में वर्गमूल नहीं रखते हैं, इसलिए वर्गमूल 3 को खत्म करने के लिए वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 का भाग। तो ऊपर हो जाएगा 30 वर्गमूल 3 और यहाँ वर्गमूल 3 हो जाएगा 3। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, 3 धाम 30। तो फाइनली h का मान आ गया 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो 10 वर्गमूल 3 मीटर जो कि आपका विकल्प ए प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दिए गए चित्र में आपको ओ के निर्देशांक बताने हैं। दिए गए चित्र में आपको ओ के निर्देशांक बताने हैं। तो प्यारे बच्चों चित्र क्या है, मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूं, बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए चित्र को मैं, ठीक है, बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए और बी ये आपका केंद्र हो गया ओ, इसी के निर्देशांक पूछे हैं। कह रहा है दिए गए चित्र में ओ के निर्देशांक बताइए। जब ए जो है वो आपका ऋण 2 कॉमा ऋण 7 है और जो बी है वो आपका धन 1 ऋण 11 है, धन 1 ऋण 11 है। चलिए आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपसे ओ के निर्देशांक पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी वृत्त का ये प्यारे बच्चों है व्यास। क्या है, व्यास। क्यों है व्यास, क्योंकि व्यास वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर प्यारे बच्चों करते रहिएगा और ठीक है कमेंट कंटिन्यू आंसर को करते रहिएगा। व्यास वह जीवा होती है जो कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से होकर जाती है। और बताइए प्यारे बच्चों ये भी त्रिज्या है इतना, ये भी त्रिज्या है। तो याद रखिएगा व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है। ठीक है, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, यानी ओ कौन सा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो लगा दीजिए मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। याद रखिएगा व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। लगा दीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 ऋण 2 x1 ऋण 2 धन x2 1/2 y1 ऋण 7, देखते जाना ऋण 7 है, y1 प्लस है y2, y1 प्लस y2 होता है, प्लस है और माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस बट्टे 2। बढ़ेंगे आगे, ऊपर बचा ऋण 1/2, यहाँ हो गए ऋण के कितने 18/2, 2 निम 18, कितना आ गया ऋण के 1/2 कॉमा ऋण के 9। चेक कर लीजिए विकल्प ए प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिए विकल्प ए आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है और केंद्र ओ के निर्देशांक पूछे हैं, तो आपको ये दोनों सिरे दिए गए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, प्लस है माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फाइनली ये जो आ गया यही ओ के निर्देशांक हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अगर आपको इसका आंसर आता हो कमेंट जरूर करिएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण समान प्यारे बच्चों नहीं होते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटा विकर्ण है, ये आप देख रहे हैं कि बड़ा विकर्ण है। चेक कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए बड़ा विकर्ण है, ये देखिए प्यारे बच्चों ये बड़ा विकर्ण है और ये क्या है, ये छोटा विकर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 16 और 12, तो बड़ा वाला 16 है तो इसे हम लिख देंगे 16 यहां से लेके यहां तक, और छोटा वाला 12 है तो यहां पर हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक 12 है। ठीक है, 16 और 12 है तो कह रहा है 16 और 12 तब समचतुर्भुज की भुजा पूछिए। ये आपसे पूछ रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा बताइए, समचतुर्भुज की भुजा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या कहेंगे याद कर लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर यानी आपस में परस्पर समकोण पर, किस पर, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए, समकोण यानी 90 अंश पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। तो बताइए पूरा कितना था, 16, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी 8 हो जाएगा। देखते जाना, पूरा कितना है 12, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पहचानिए कि इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ये कितनी है, 8 है, ये कितनी है, 6 है, तो और ये कितना कोण है, 90 अंश है। तो लगा दीजिए 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग, और 90 अंश के सामने की भुजा तो है समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा। तो 90 अंश के सामने की भुजा समचतुर्भुज की भुजा का जो वर्ग है वो शेष दोनों, बताओ इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में शेष दोनों 8 और 6, 8 का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। 90 के सामने समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो बताइए 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, जोड़ने पर प्यारे बच्चों 100 हो गया। अब आप समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है, तो आप कहेंगे समचतुर्भुज की भुजा बराबर वर्ग हटे वर्गमूल हो गया 100, और 100 का वर्गमूल आ गया 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों समचतुर्भुज की जो भुजा आ गई वो प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर आ गई। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इतना आप याद कर लीजिए। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और ये 90 डिग्री। और समचतुर्भुज 90 के सामने ये हो गई कर्ण, और कर्ण को ही हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाएं 8 का वर्ग 6 का वर्ग दोनों का योग के बराबर होगा। वही प्रतिबंध हमने प्यारे बच्चों लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, जिस किसी प्यारे बच्चों को इसका आंसर आ रहा हो कंटिन्यू कमेंट करते रहिएगा। कह रहा एक द्विघात समीकरण का आपसे विभक्त कर पूछा है, तो बताइए ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4.5 और सी का मान कितना है 6.5। चेक कर लीजिए, एक्स वर्ग के संग ए, एक्स के संग बी, जिसके संग एक्स नहीं वो सी। क्या पूछा है, विभक्त कर, विभक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 4.5 का वर्ग, 4.5 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान 6.5। तो ऋण का वर्ग धन हो गया, 4 का वर्ग 16, ऋण ऋण का गुणा धन, 4 3 12 6 कितना हो गया 72 हो गया। चेक कर लीजिए, ऋण का वर्ग धन, 4 का वर्ग 16, ऋण ऋण का गुणा धन, 4 3 12 6 72, 72 और 16 प्यारे बच्चों कितना हो गया, चेक कर लीजिए 88। 72 और 6 78 और 10 कितना हो गया 88, और विकल्प डी प्यारे बच्चों राइट हो गया। बढ़ते हैं, विभक्त कर पूछा था, विभक्त कर होता है डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जिस किसी को भी इसका आंसर आता हो कमेंट करते रहिएगा। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, युग्म संगत है। मैंने आपको बताया था अगर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं तो भी संगत होगा, ठीक है, और संपाती होंगी, संपाती देख लो प्यारे बच्चों, अगर संपाती होंगी, अगर संपाती होंगी तो भी प्यारे बच्चों संगत होगा। लेकिन अगर समांतर होंगी, अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत होगा, ये मैंने आपको बताया था। प्रतिच्छेद होंगी तो भी संगत, संपाती होंगी तो भी संगत। तो वही तो कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है, क्या है संगत है, तो आलेख की रेखाएं देख लीजिए, अगर संगत है तो ठीक है, प्रतिच्छेदी, ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, कैसी रेखाएं बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन्हें हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपाती, कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं।
देख लीजिए, अगर संगत है तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होंगी, प्रतिच्छेदी या संपाती, तो विकल्प सी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। प्रतिच्छेदी भी होंगी या संपाती होगी, ये बात को याद रखिएगा। और अगर समांतर होती है तो असंगत हो जाता है प्यारे बच्चों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। आप देखिए, पहला युग्म दिखाता हूं मैं, 14,35, ये एक के अलावा किसी से ना जाए तो सहअभाज्य है। देखिए, सम अभाज्य अलग होता है। क्या? सम अभाज्य। तो वो संख्या प्यारे बच्चों एक ही होती है, वो होती है 2। सम अभाज्य वो बात अलग है। सम अभाज्य 2 एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है, अभाज्य होती है। सम अभाज्य संख्या होती है 2। सह अभाज्य की बात चल रही है। कैसी चल रही है? सह अभाज्य। ठीक है, तो देख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा किसी से ना कटे। आप देखिए 14,35, ये जो युग्म दिया है, ये जो जोड़ा दिया है, ये 7 से भी कट रहा है। देखो, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, तो ये तो नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला दिखाते हैं आपको, 31,93, एक के अलावा किसी से ना कटे तो सहअभाज्य। ये देखो 31 से कट गया, 31 एकम 31, 31 तिहाई 93, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं है। अगला है 32,62, देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 18,25, ये एक ऐसी संख्या का युग्म है, एक ऐसा संख्याओं का जोड़ा है, युग्म है जो एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा, तो विकल्प बी प्यारे बच्चों आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस सेट के लास्ट प्रश्न की तरफ। क्या है प्यारे बच्चों कि बहुपद, अब की बार जो बहुपद दे दिया है वो त्रिघात बहुपद दे दिया है प्यारे बच्चों। कैसा बहुपद दे दिया है? त्रिघात बहुपद दे दिया है। कह रहा है त्रिघात बहुपद, चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। कह रहा है त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल पूछा है। मैं आपको बता देता हूं, त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल, पूरा कंसेप्ट अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, कुछ भी कह दे, मूलों का योगफल, बहुत ध्यान से देखना, जो मूलों का योगफल होता है वो याद कर लीजिए, ऋण मूलों का जो योगफल होता है वो होता है ऋण x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, ये योगफल होता है। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो आपका अचर पद बटे x³ का गुणांक, अचर पद बटे x³ का गुणांक। चेक कर लीजिए, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल ऋण अचर पद बटे x³ का गुणांक होता है। ठीक है, इसमें एक और चलता है, 2 मूल एक साथ लेकर, 2 मूल एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, उनके गुणनफल का योग, ये आपका होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। देख लीजिए प्यारे बच्चों, अभी आपसे पूछा है मूलों का गुणनफल, ये है मूलों का गुणनफल, ऋण मूलों का गुणनफल क्या है? ऋण, ऐसी रहने देंगे, अचर पद, ऋण अचर पद, बताइए अचर पद कितना है? ऋण अचर पद कितना है? ऋण 4 बटे x³ का गुणांक कितना है? धन 1, तो ऋण ऋण का गुणा धन 4 और बटे में हम 1 लिखेंगे नहीं, तो फाइनली आपका विकल्प ए प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी फार्मूले, जो भी मैं अलग से बातें बताते जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, उनको अच्छे से क्लियर करते जाइए सभी को। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा जो प्री बोर्ड चल रहा है उसको बहुत अच्छे से देने के लिए अग्रिम बधाई, और अच्छे से आप लोग पेपर को दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।